आखिर क्यों एक 23 साल के नौजवान को फांसी दे दी गई? क्या वो सच में अपराधी था या आजादी का सबसे बड़ा सिपाही? संसद में बम फेंकने के बाद भी वो भागा नहीं। आखिर क्या था उसका असली मकसद? ये कहानी है भगत सिंह की, जिसने मौत को भी हंसकर गले लगाया। तारीख थी 27 सितंबर 1907। बंगा गांव, अब पाकिस्तान में, के एक क्रांतिकारी परिवार में गूंजी एक किलकारी। पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर इस बालक का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं जिस वक्त इस बच्चे ने पहली सांस ली, उसी वक्त उसके पिता और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। इस शुभ संयोग को देखते हुए दादी जयकौर ने नाम रखा भगत, जिसका अर्थ था भाग्यशाली और समर्पित। 1907 का वो दौर जब पंजाब के किसानों का गुस्सा उबल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों की जमीनें हड्डी एचपने के लिए काले कानून बनाए, लेकिन अंग्रेज ये भूल गए थे कि उन्होंने किस मिट्टी को हाथ लगाया है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ललकार कर कहा, पगड़ी संभालो जट्टा। ये महज एक गाना नहीं था, ये पंजाब के स्वाभिमान की गूंज थी। हजारों किसान अपनी पगड़ियां हाथ में लेकर सद्धाकों पर उतर आए। नन्हे भगत ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके परिवार की एक आवाज पर हजारों लोग एकजुट हो गए। उसने देखा कि जब जनता निडर होकर खड्डी दीदी जीरी होती है तो दुनिया की सबसे बद्धी ताकत को भी पीछे हटना पड़ जाता है। यही वो जीत थी जिसने भगत सिंह को सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इस जीत की कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों की नजरों में अजीत सिंह अब सबसे बद्दे बागी बन चुके थे। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। 1909 में हुकूमत से बचने और बाहर रहकर क्रांति जारी रखने के लिए अजीत सिंह को भारी मन से अपना देश, अपना घर और अपने नन्हे भतीजे भगत को छोड़ना पड़ा। चाचा का देश छोड़ धक कर जाना बालक भगत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वक्त बीत रहा था। बालक भगत अब 12 साल के हो चुके थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन ने उनके भीतर के भगत को हमेशा के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह बना दिया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जनरल डायर की गोलियों ने हजारों निहत्थों को मौत के घाट उतार दिया। जब पूरा देश सदमे में था, ये 12 साल का बच्चा स्कूल जाने के बजाय लाहौर से अमृतसर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। लाशें हट चुकी थीं, लेकिन मिट्टी अब भी लाल थी। उन्होंने कांपते हाथों से उस खून से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरा। घर लौटकर उन्होंने फूलों के बजाय उस बोतल पर माला चढ़ाई। उन्होंने अपनी बहन से कहा, ये मेरे देशवासियों का खून है, इसका बदला लेना है। उस दिन से भगत सिंह ने खिलौने और किताबें छोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद उस मिट्टी की कसम खा ली। उनकी आंखों में अब बचपन की शरारत नहीं, बल्कि आजादी की आग थी। 1923 लाहौर का नेशनल कॉलेज। यहाँ भगत सिंह केवल किताबी ज्ञान लेने नहीं आए थे। उनके लिए कॉलेज एक प्रयोगशाला थी, जहाँ देश को आजाद कराने के विचारों पर मंथन होता था। यहीं उनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। भगत सिंह एक पढ़ाकू क्रांतिकारी थे। उन्होंने दुनिया भर के आंदोलनों को पढ़ा। लेकिन इसी बीच 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से युवाओं का भरोसा अहिंसा से टूटने लगा। भगत सिंह समझ गए थे कि अब रास्ता बदलना होगा। तभी उनकी मुलाकात हुई पंडित जी यानी चंद्रशेखर आजाद से। आजाद जो कभी पकड़े नहीं गए, और भगत जिनकी कलम आग उगलती थी। जब इन दो दिग्गजों का मिलन हुआ तो जन्म हुआ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। आजाद ने भगत को हथियार चलाना सिखाया और भगत ने आजाद के आंदोलन को विचारधारा और लक्ष्य दिया। अब इन क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो। बात है 1928। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुई लाठियों के प्रहार ने पूरे देश को जख्मी कर दिया। जब लाला जी शहीद हुए तो भगत सिंह ने ऐलान किया तारीख 17 दिसंबर। निशाना पुलिस अफसर स्कॉट था, लेकिन सामने आया सैंडर्स। राजगुरु की पहली गोली और फिर भगत सिंह की पिस्तौल से निकली ताबद्दा तोद्दा गोलियों ने सैंडर्स को ढेर कर दिया।
ये सिर्फ एक अफसर का वध नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार पर करारा तमाचा था। अगली सुबह लाहौर की दीवारों पर पोस्टर चीख रहे थे, लालाजी की शहादत का बदला ले लिया गया है। पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह ने अपनी पहचान बदली और अपना प्रसिद्ध हैट वाला लुक अपनाया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे काले कानूनों को जबरन जनता पर थोपने वाली थी। सदन की कार्यवाही चल रही थी, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर दूसरा। बम जानबूझकर खाली बेंचों पर फेंके गए थे। भगत सिंह का मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि सोई हुई हुकूमत को जगाना था। धुएं के बीच आसमान से सैकड़ों पीले पर्चे गिरने लगे और पूरा हॉल एक ही आवाज से गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मची थी। रास्ता साफ था, वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़ी दीदी दिए रहे। उन्होंने अपनी पिस्तौलें मेज पर रख दी और मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। ये गिरफ्तारी एक सोची समझी रणनीति थी। भगत सिंह जानते थे कि जेल की सलाखों के पीछे से उनकी आवाज आजाद घूमने से कहीं ज्यादा तेजी से पूरे भारत में फैलेगी। उस दिन दिल्ली की असेंबली में सिर्फ बम नहीं फूटा था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। असेंबली बम कांड के बाद शुरू हुआ एक ऐतिहासिक मुकदमा। अंग्रेजों ने इसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया, लेकिन भगत सिंह के लिए यह अदालत सजा पाने की जगह नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा को दुनिया तक पहुंचाने का मंच थी। उन्होंने वकील करने से मना कर दिया और अपनी पैरवी खुद की। अदालत की कार्यवाही के दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाते हुए प्रवेश करते थे। अंग्रेजों ने उनके हौसले तोड़ डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को वह काला दिन आया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पन्नों का फैसला पढ़ा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा गई, लेकिन इन 3 मतवालों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने मौत के परवाने पर ऐसे हस्ताक्षर किए जैसे वो कोई पदक स्वीकार कर रहे हों। फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन भारत की जनता का गुस्सा इतना बरात चुका था कि ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें डर था कि कहीं जेल पर हमला न हो जाए। इसीलिए कानून और इंसानियत को ताक पर रखकर फांसी का वक्त बदल दिया गया। 23 मार्च 1931 शाम के 7:33। वक्त से 11 घंटे पहले ही उन्हें फांसी के फंदे की ओर ले जाया गया। जब जेलर ने कोठरी का दरवाजा खोला तो भगत सिंह ने कहा, ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। वे लेनिन की जीवनी का आखिरी पन्ना प्यार झांच रहे थे। तीनों ने मुस्कुराते हुए फंदे को चूमा और खुद उसे अपने गले में डाल लिया। उनकी आखिरी आवाज ने जेल की दीवारों को चीर दिया, इंकलाब जिंदाबाद। 23 साल का वो नौजवान हमेशा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमकर दुनिया को यह सिखा दिया कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा था कि वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। अगर आप में अन्याय को सहने की शक्ति नहीं है, अगर आपकी रगों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो याद रखिए, आप में भी एक भगत सिंह जिंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।